हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी? मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1 पेपर कोड 301 HA के भाग 1 को, यानी कि पार्ट 1 को। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अनसोल्ड पेपर में देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा अनसोल्ड पेपर इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 हिंदी केवल प्रश्न पत्र, पेपर कोड है 301 HA। तो देखिए, हिंदी का पेपर हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाता है? तो ये डायरेक्टली पूछा जाता है हमसे 100 मार्क्स का। और देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इससे हम 100 में से 99 भी ला सकते हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो और बहुत आसान भी है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि हिंदी को हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारे लिए हिंदी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही आसान है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, हिंदी के पेपर में आपसे 2 खंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होता है खंड क और एक होता है खंड ख। खंड क 50 मार्क्स का होता है और खंड ख भी हमारा 50 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम खंड क के प्रश्न नंबर 1 का पूछा गया है, ध्रुव सोमानी की गद्य विधा है। तो देखिए, MCQ यानी कि बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं फ्रेंड्स? 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इनको करने वाले हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 का है, ध्रुव सोमानी की गद्य विधा है, जो कि हमसे 1 मार्क्स का पूछा गया है। तो ध्रुव सोमानी की गद्य विधा क्या है? उपन्यास, कहानी, नाटक या जीवनी। अगला क्वेश्चन हमारा ख, आवारा मसीहा जीवनी कृति के लेखक है अमृत राय, राहुल सांकृतन, वासुदेव शरण अग्रवाल, विष्णु प्रभाकर जी। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर ग, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कृति नहीं है। अल्पलता, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका या कल्प वृक्ष। अगला क्वेश्चन हमारा घ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा संपादित पत्र है। तो पांचजन्य, हिंदी प्रदीप या कवि वचन सुधा या उद्दत मार्तंड। अगला क्वेश्चन हमारा ड, जैनेन्द्र कुमार की रचना है। वातायन, बाजे, पायलिया के घुंघरू, मातृभूमि या साहित्य सहचर। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अब है प्रश्न नंबर 2, यानी कि प्रश्न नंबर 1 के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये 1-1 मार्क्स के और ये 5 मार्क्स के पूछे गए हैं। अब देखिए, अगला है हमारा प्रश्न नंबर 2 का, निम्न में से प्रगतिवादी कवि नहीं है। त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल या गिरिजा कुमार माथुर। तो ये क्वेश्चन में हमसे डायरेक्टली 1 मार्क्स का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा ख, तार सप्तक के कवियों को राहु के अन्वेषी किसने कहा था? गजानन माधव मुक्तिबोध ने, रामविलास शर्मा ने या डॉक्टर नामवर सिंह ने या सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य अज्ञे जी ने। अगला क्वेश्चन हमारा, रचनाकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उसकी कृति का एक युग्म गलत है। तो ये क्वेश्चन भी हमसे डायरेक्टली 1 मार्क्स का पूछा गया था। अब देखिए, इसमें हमारा ऑप्शन हमें बताना है कि इसमें हमारा कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है। महादेव वर्मा जी को यामा के लिए, सुमित्रा नंदन पंत को जिदम्बरा के लिए या रामधारी सिंह दिनकर को परशुराम की प्रतीक्षा के लिए या आज्ञा को कितनी नाव में कितनी बार के लिए। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा घ, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। लोकायतन, साकेत, तुलसीदास, बुनी हुई रस्सी। और देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा ड, धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। कनुप्रिया, धूप के धान, बंद गली का आखिरी मकान या सूरज का 7वां घोड़ा। यानी कि देखिए, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 हमसे ये दोनों मिलाकर 10 मार्क्स के पूछे गए हैं, जो कि प्रश्न नंबर 1 5 मार्क्स का और प्रश्न नंबर 2 5 मार्क्स का। यानी कि हमारे बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न हमारे क्लास 12 हिंदी के पेपर में 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब देखिए, अगला देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हमें कितने गद्यांश पूछे गए हैं? 2 गद्यांश पूछे गए हैं। एक ये गद्यांश और एक ये गद्यांश है। और देखिए, इसमें हमें अंडरलाइन किया गया है हमें, और हमसे ये 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि 1-1 मार्क्स के हैं। यानी कि ये आपका 5 मार्क्स का और ये आपका 5 मार्क्स का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यहाँ तक करने वाले हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, खंड का प्रश्न नंबर 1 का, ध्रुव सोमानी की गद्य विधा है। उपन्यास, कहानी, नाटक या जीवनी। ध्रुव सोमानी की गद्य विधा क्या है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या जीवनी। तो देखिए,
प्रश्न नंबर 1 के का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ध्रुव स्वामी की गद्यविधा है नाटक। यह किसकी है? यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कृति है और उनकी अंतिम नाट्य कृति है। क्या है ये? नाट्य कृति है, जिसे उनकी श्रेष्ठतम नाट्य रचनाओं में से एक माना जाता है। तो ध्रुव स्वामी किसकी थी? ध्रुव स्वामी थी जयशंकर प्रसाद जी की। ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कृति है, नाट्य कृति है, और जिससे उनकी श्रेष्ठतम नाट्य रचनाओं में से एक माना जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 का खा पाठ है। आवारा मसीहा जीवन कृति के लेखक हैं अमृत राय, राहुल साकरियातन, वासुदेव शरण अग्रवाल या विष्णु प्रभाकर जी। तो देखिए प्रश्न नंबर खा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अमृत राय, राहुल साकरियातन, वासुदेव शरण अग्रवाल या विष्णु प्रभाकर जी। तो देखिए आवारा मसीहा का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आवारा मसीहा किसने लिखी थी? तो ये जीवन कृति थी विष्णु प्रभाकर जी की। किसकी थी? विष्णु प्रभाकर जी की। और आवारा मसीहा ये जो जीवनी थी ये प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है? तो यह जीवनी प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा ग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कृति नहीं है। तो कल्पलता, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका या कल्प वृक्ष। तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कृति नहीं है, तो कौन सी नहीं है? कल्पलता, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका या कल्प वृक्ष। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कल्प वृक्ष। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कृति नहीं है, तो कौन सी नहीं है? कल्प वृक्ष नहीं है। तो यानी कि फ्रेंड्स कौन कौन सी है? तो कल्पलता है, कबीर है, हिंदी साहित्य की भूमिका है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है कि देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कृति नहीं है, तो ये कल्पवृक्ष नहीं है। तो कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी है? कल्पलता है, कबीर है, हिंदी साहित्य की भूमिका है। अगला देखिए, अगला घ नंबर क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 1 का घ पाठ पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा संपादित पत्र है। तो पांचजन्य, हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा या उद्दंत मार्तंड। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा संपादित पत्र है पांचजन्य, हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा या उद्दंत मार्तंड। तो देखिए घ का हमारा सही हो जाएगा पांचजन्य। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा संपादित पत्र कौन कौन से? पांचजन्य। और देखिए यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, घ का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए इसमें देखिए पांचजन्य है और कौन कौन सा? राष्ट्रधर्म और स्वदेश भी है। तो इसलिए आपको अगर वो भी याद रखनी है तो आप वो भी याद रख सकते हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा संपादित पत्र है पांचजन्य। अब देखिए अगला है हमारा ड जैनेन्द्र कुमार की रचना है। तो कौन सी रचना है जैनेन्द्र कुमार की? वातायन, बाजे पायले के घुंघरू, मातृभूमि या साहित्य सहचर। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी कौन सा सही हो जाएगा? अगर फ्रेंड्स आपको इनके आंसर अच्छे से पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। इससे क्या होगा? इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए जैनेन्द्र कुमार की रचना है वातायन, बाजे पायले के घुंघरू, मातृभूमि या साहित्य सहचर। तो देखिए जैनेन्द्र कुमार की रचना कौन सी है? वातायन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। तो देखिए यानी कि यहाँ से हमारे क्या है? प्रश्न नंबर 1 से हमारे कितने मार्क्स कवर हो गए? तो यहाँ से हमारे बिल्कुल 5 मार्क्स जो है वो बिल्कुल कवर हो जाते हैं। अब देखिए अगले 5 मार्क्स हम प्रश्न नंबर 2 से कवर करेंगे। तो देखिए निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो कौन से नहीं है? त्रिलोचन शास्त्री जी नहीं है, नागार्जुन नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल जी नहीं है, या गिरजा कुमार माथुर जी नहीं है। तो प्रश्न नंबर 2 का ए, बी, सी या डी कौन सा सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि नहीं है? त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल या गिरजा कुमार माथुर। तो देखिए इसमें हमारा का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गिरजा कुमार माथुर जी नहीं है। तो यानी कि प्रगतिवादी कवि हैं। अगर पूछे कवि है तो आपको याद रखना त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। और कौन से नहीं है? गिरजा कुमार माथुर नहीं है। और कौन से हैं? तो है त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। अब देखिए अगला है ख तार सप्तक के कवियों को राहु के अन्वेषी किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए है गजानन माधव मुक्तिबोध ने, ऑप्शन बी है रामविलास शर्मा ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर नामवर सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी है सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य अज्ञे ने। तो तार सप्तक के कवियों को राहु के अन्वेषी किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी कौन सा सही हो जाएगा? तो तार सप्तक के कवियों को राहु का अन्वेषी किसने कहा था? सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य अज्ञे जी ने।
तो देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। किसने कहा था? सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य अज्ञ ने। इसलिए कहा क्योंकि प्रयोगवादी कवियों को एक नई राह खोजने वाले के रूप में दर्शाने के लिए। क्यों कहा था तार सप्तक के कवियों को राहु के अन्वेषी? वो इसलिए कहा था क्योंकि प्रयोगवादी कवियों को एक नई राह खोजने वाले के रूप में दर्शाने के लिए। अगला है हमारा ग, रचनाकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उसकी कृति का एक गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि हमें इसमें बताना है रचनाकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उसकी कृति का एक गलत युग्म है। तो कौन सा है? महादेव वर्मा जी को यामा के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को परशुराम की प्रतीक्षा के लिए मिला था, या अज्ञा जी को कितनी नाव में कितनी बार के लिए मिला था। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है? हमें यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए महादेव वर्मा जी को यामा के लिए मिला था, यस बिल्कुल सही है। सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए मिला था, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी को परशुराम के लिए नहीं मिला था। तो किसके लिए मिला था? उनको मिला था उर्वशी के लिए। किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ क्या करना था? हमें यहाँ पर जो गलत है वही बताना था। और अज्ञा जी को कितनी नाव में कितनी बार के लिए मिला था। तो देखिए यहाँ पर हमारा ग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी को परशुराम की प्रतीक्षा के लिए नहीं मिला था, उर्वशी के लिए मिला था। अब देखिए अगला है हमारा, देखिए घ ऑप्शन है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृति है लोकायतन, साकेत, तुलसीदास या बुनी हुई रस्सी। तो बताइए घ का ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृति है लोकायतन, साकेत, तुलसीदास या बुनी हुई रस्सी। तो देखिए ऑप्शन नंबर घ का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, साकेत। तो इनमें से मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृति है तो ये है साकेत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए ड है, धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी धर्मवीर भारती की रचना नहीं है? कनुप्रिया, बंद गली का आखिरी मकान, धूप के दान या सूरज का सातवां घोड़ा। तो बताइए धर्मवीर भारती की रचना नहीं है कनुप्रिया, बंद गली का आखिरी मकान, धूप के दान, सूरज का सातवां घोड़ा। तो देखिए धर्मवीर भारती जी की रचना नहीं है तो ये नहीं है धूप के दान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यानी कि धर्मवीर भारती जी की रचना कौन कौन सी हुई? कनुप्रिया है, बंद गली का आखिरी मकान है और सूरज का सातवां घोड़ा है। तो फ्रेंड्स आप ऐसे भी इनको याद रख सकते हैं कि कौन सी नहीं है, तो धूप के दान नहीं है। तो धर्मवीर भारती जी की कौन सी है? कनुप्रिया है, बंद गली का आखिरी मकान और सूरज का सातवां घोड़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे 5 मार्क्स और 5 मार्क्स हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से तैयार होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए इसमें हमसे 2 गद्यांश पूछे गए थे जो कि 5-5 मार्क्स के। तो आज की वीडियो में हम एक ही गद्यांश को करने वाले हैं जो कि 5 मार्क्स का पूछा गया, और इसमें प्रश्न पूछे गए हैं 5 और प्रश्नों की संख्या कितनी है? वो 5, लेकिन कितने नंबर का? एक नंबर का। तो यानी कि कितने नंबर के हो गए? 5 नंबर के। और फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो देखिए यहाँ पर दिया गया था निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें यहाँ पर गद्यांश दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 का ये वाला गद्यांश करने वाले हैं। तो लिखा है भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है, और राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा की पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें देखिए हमसे पूछे गए हैं प्रश्न 5। तो प्रश्न नंबर का है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो हमें यहाँ पर पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। और प्रश्न नंबर ये देखिए ख है भूमि का निर्माण किसने किया और कब से किया है। और प्रश्न नंबर ग है पृथ्वी के संबंध में हमारा आवश्यक धर्म क्या है। प्रश्न नंबर घ है पार्थिव और आदोपांत शब्दों के अर्थ लिखिए। और अगला क्वेश्चन हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन के आंसर हम अभी लिखते हैं।
तो देखिए, अब देखिए ये जो रेखांकित अंश की व्याख्या है हमें यहाँ पे करनी होगी, इस रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें व्याख्या करनी है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। तो देखिए अभी आपने गद्यांश देखा है, तो उसका हमारा पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। तो देखिए गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। अगला देखिए ख है, भूमि का निर्माण किसने किया और वह कब से है। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया और वह अनंत काल से है। देखिए इन सभी क्वेश्चन के आंसर किस में आपको मिलेंगे, तो वो जब हमने गद्यांश देखा था ना, आप अगर उसको ध्यान से पढ़ोगे तो सारे ऑप्शन यानी कि सारे क्वेश्चन के आंसर आपको उसमें मिलेंगे। बस जो नहीं है हमें याद रखना है कि ये गद्यांश का लेखक का नाम और शीर्षक, पाठ का शीर्षक हमें याद रखना है। तो इसमें देखिए गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। अगला क्वेश्चन हमारा, भूमि का निर्माण किसने किया और वह कब से है। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया और वह अनंत काल से है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ग, पृथ्वी के संबंध में हमारा आवश्यक धर्म क्या है। तो देखिए गद्यांश के अनुसार शुरू से आखिर तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना और उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता तथा महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं बल्कि उसका धर्म भी है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन था, पार्थिव तथा आधोपांत शब्दों का अर्थ लिखिए। तो पार्थिव का अर्थ है पृथ्वी से उत्पन्न पदार्थ और आधोपांत का अर्थ है आदि से अंत तक। अगला देखिए, अगला है हमारा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर वो जो रेखांकित अंश आपने देखा था उसकी व्याख्या करनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी वस्तुतः यह पृथ्वी ही है। कोई भी राष्ट्रीयता यदि अपनी भूमि से नहीं जुड़ी है तो वह राष्ट्रीयता की भावना निरादर है, निर्मूल है। कहने का अर्थ यह है कि यदि हमें अपनी जन्मभूमि से लगाव नहीं है, तो उसके प्रति प्रेम नहीं है, तो हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना कभी भी दृढ़ नहीं हो सकती। हमें क्या करना है, हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या की है कि हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जनी वस्तुतः यह पृथ्वी ही है। कोई भी राष्ट्रीयता यदि अपनी भूमि से नहीं जुड़ी है तो वह राष्ट्रीयता की भावना निराधार है, निर्मूल है। कहने का अर्थ यह है कि यदि हमें अपनी जन्मभूमि से लगाव नहीं है, उसके प्रति प्रेम नहीं है, तो हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना कभी भी दृढ़ नहीं हो सकती। हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। और फ्रेंड्स अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स मैंने और सब्जेक्ट के भी अनसोल्ड पेपर सॉल्व कराए हुए हैं और मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।